वंदे मातरम। कैसे हैं आप? मैं उदय मन्ना आप सबों से मिलने के लिए रविवार ये फेसबुक लाइव में शाम 7 बजे उपस्थित हो गया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार 13 दिसंबर 2020 ये हम लोगों का एक वादा है कि हम लोग हर रविवार को शाम 7 बजे मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे और उन बातों से कुछ निचोड़ निकलेगा अपने और अपनों के लिए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप लोग जुड़ते जाइए और कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपका बहुत बड़ा हथियार है। आप अपने सकारात्मक विचार इसमें भेज सकते हैं और वो विचार आपको यूट्यूब पर भी मिल जाया करेंगे। और आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उसमें साझा हम लोग करते हैं। तो आइए आरजेएस का जो राष्ट्रीय सॉन्ग है, जो सकारात्मक गीत है, उससे ही रविवार ये फेसबुक लाइव की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो आपने देखा कि सरकार को जगाने का भी जो मंत्र है वो सकारात्मक सोच है। और इसी सकारात्मक सोच से आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी अनुभव कर सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए, आज 13 दिसंबर है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आप मस्ती के साथ इसे एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे रोहित सिंह जी जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज के बारे में, चूंकि हम अगर अपने जो देश के काम आए हैं लोग जिन्होंने कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य किए हैं, तो उनको नाम लेने से जो नई पीढ़ी है वो भी प्रेरित होती है, वो भी चाहती है कि हम अच्छा कार्य करें, ताकि हमारे घर के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे सगे संबंधी नाम लें और बहुत बड़ा सकारात्मक कार्य अगर करते हैं आप, जैसे कि ये महान पुरुष हैं और इन लोगों को अलग अलग फील्ड में याद किया जाता है। तो आज 13 दिसंबर को जन्मदिन है इला चंद्र जोशी जी का। आप नाम सुने होंगे, ये हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता इला चंद्र जोशी। 1903 में 13 दिसंबर को जन्मदिन। और एक बहुत ही ईमानदार केंद्रीय मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री, आप समझ गए होंगे, मनोहर पर्रिकर। जी हाँ, मनोहर पर्रिकर जी को लेकर हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देकर पिछले साल बैठक की थी। आरजेएस की सकारात्मक बैठक हुई थी और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन किसी कारणवश असामयिक निधन हो गया बीमारी के चलते। लेकिन अंत तक ये बीमार की अवस्था में भी उन्होंने अपने राज्य की सेवा, देश की सेवा करते रहे हैं। और 1955 में 13 दिसंबर को मनोहर पर्रिकर जी का जन्मदिन यानी आज का। और डॉक्टर हर्षवर्धन, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता में से हैं और दिल्ली में भी वो स्वास्थ्य मंत्री थे। और इनका जो है वो जन्मदिन 1954 में 13 दिसंबर को। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, आप जानते होंगे, लक्ष्मी चंद जैन जी का 1925 में 13 दिसंबर को जन्मदिन। वहीं पर पुण्यतिथि जो है अल बेरूनी, जो कि एक फारसी विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक भी थे। तो 1048 में निधन हुआ था 13 दिसंबर को। इसी तरह से
13 दिसंबर 1784 को एक कवि, नाटककार, निबंधकार, नैतिकतावादी, साहित्य आलोचक सैमुअल जॉनसन का निधन हुआ था। स्मिता पाटिल का आप नाम सुने होंगे, फिल्म की अभिनेत्री हुआ करती थी। तो इनका निधन 1986 में 13 दिसंबर को हो गया। कुछ घटनाएं हुई हैं 13 दिसंबर को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे हमें बराबर याद रखना चाहिए कि ऐसी घटना जिसे हम कहेंगे दुर्घटना जो हुई, संसद भवन पर हमला हुआ था, ये 13 दिसंबर को हुआ था और 2001 में हुआ था। दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और आतंकवादी मारे गए थे। इस हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग शहीद हो गए थे। उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि दें कि ऐसे हमारे जांबाज जो दिल्ली पुलिस के जवान थे और जो हाँ संसद भवन के गार्ड थे और पत्रकार वगैरह भी घायल हुए थे, तो इन सबको हम लोग श्रद्धांजलि दें। और 1921 में 13 दिसंबर को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। आप जानते हैं कि 1921 में ब्रिटिश शासन था, तो बनारस हिंदू BHU का उद्घाटन जो है प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था 13 दिसंबर को। और भूतपूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, जिनका कि काफ़ी नाम था, लेकिन वहाँ हमला करके और अमेरिका ने फिर उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। तो ये 13 दिसंबर का ही दिन है, 2003 में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग अपने इतिहास से इन चीज़ों को याद करते हैं। वहीं पर कुछ अखबारों ने कुछ खबरें ली हैं जो कि हम लोगों ने 9 दिसंबर को जन्मे उपन्यासकार कुशवाहा कांत को जयंती और नमन किया था। बड़े संदेहास्पद स्थिति में इन्हें लोगों ने मार दिया था, लेकिन ये उस पीढ़ी के नौजवान जो थे वो बहुत ही फैन हुआ करते थे इनके उपन्यास वगैरह, और सेना में भी इनके उपन्यास पढ़े जाते थे। तो एक बार इनको श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं। ये दर्पण टाइम्स की खबर है जो कि RJS पॉजिटिव मीडिया है, और उन्होंने ये खबर छापी है कि 9 दिसंबर को जन्मे उपन्यासकार कुशवाहा कांत को जयंती पर नमन, RJS फैमिली। और इसके साथ साथ जो अन्य न्यूज़पेपर हैं उन लोगों ने भी इसे प्रकाशित किया है, जिसमें से कि आप दैनिक सांध्य टाइम्स वीर अर्जुन, दैनिक सांध्य वीर अर्जुन का नाम है। इन्होंने भी उपन्यासकार कुशवाहा कांत को जयंती पर नमन, RJS फैमिली। और 9 दिसंबर को अपने समय के हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार कुशवाहा कांत की जयंती है। 1918 में हुआ था जन्म आपका। ऐसा साहित्यकार जो उम्र के 25वें साल तक पहुंचते पहुंचते बेस्ट सेलर रचनाओं की श्रृंखला दे रहा था। आप समझिए कि 25 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन उन्होंने रचनाएं ऐसी की, लाल रेखा, विद्रोही सुभाष, लाल किला जैसी रचनाएं कर अमर हो गए। और 9वीं क्लास में बताते हैं 9 दिसंबर को 25 राज्यों से जुड़ी RJS फैमिली ने भारत के ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी साहित्यकार कुशवाहा कांत को कोटि कोटि नमन किया। इनमें सुरेंद्र कुशवाहा, ओंकार कुशवाहा, अनुराग जी और विकास आनंद आदि ने इन्हें याद किया। और RJS राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने कहा कि तेज दिमाग, लेखन और कल्पनाशीलता बचपन से ही इनके व्यक्तित्व का हिस्सा थे। और कुशवाहा कांत ने 9वीं कक्षा में ही खून का प्यासा नामक जासूसी उपन्यास लिख डाला था। बताइए 9वीं कक्षा में क्या उम्र होती है। लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली जो उत्तर प्रदेश के कुशवाहा कांत, जो कि बाद में बनारस आ गए और उन्होंने चिनगारी प्रेस की स्थापना की और उसी प्रेस से अपने उपन्यासों को वो प्रकाशित करते थे। और खून का प्यासा उन्होंने 9वीं कक्षा में जासूसी उपन्यास लिख डाला था। 1940 से 1950 के दशक में हिंदी पीढ़ी उनकी रचनाओं को इस तरह दीवानी थी कि उनके नए उपन्यास को लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। उनके उपन्यास रोमानी, रहस्य, रोमांच के साथ साथ क्रांतिकारी भी हैं। और हिंदी उपन्यास के पाठकों में गुलशन नंदा के समान कुशवाहा कांत भी लोकप्रिय थे। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ और पॉजिटिव मीडिया ने इन खबरों को प्रकाशित किया है और उसको भी हम आपसे रूबरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, शोधार्थी विकास आनंद बताते हैं कि कुशवाहा कांत महाकवि मोची के नाम से कई नाटक, व्यंग्य, कविताएं आदि लिखे, जबकि अन्य कई रचनाएं कुंवर कांता प्रसाद के नाम से भी लिखे गए।
बाद में कुशवाहा के नाम से ये लिखने लगे। प्रेमचंद को भी तो आप जानते ही हैं कि वो नाम बदल के लिखा करते थे। नवाब राय प्रेमचंद के नाम से, फिर मुंशी प्रेमचंद, नवाब राय, वैसे लिखा करते थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो 35 से ज़्यादा हैं उपन्यास। और पपीहरा, परदेसी, पारस, जंजीर, मद भरे नैना, नागिन, जवानी के दिन, हमारी गलियां, खून का प्यासा, गोल निशान, निर्मोही और चूड़ियां आदि पाठकों द्वारा खूब पसंद की गई। और 35 उपन्यास लिखा इन्होंने। सबसे दुखद बात ये है कि ये कबीर चौरा के पास रात में घात लगाकर किए गए एक जानलेवा हमले में मात्र 33 साल की उम्र में 29 फरवरी 1952 को ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो हमला हो गया था, उसमें उनको घात लगाकर हमला हुआ, उसी में वो हो गए। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार की इस तरह निर्मम हत्या ने पाठकों को ही नहीं उदास किया, बल्कि तत्कालीन व्यवस्था पर भी सवाल भी खड़े किए। हत्या की कोई पुख्ता जांच नहीं करवाई गई। आज भी सच पर पर्दा है। और भारत के इस महान साहित्यकार को आरजेएस फैमिली की ओर से कोटि कोटि नमन। ऐसा प्रतिभा जो 9वीं कक्षा में उपन्यास लिख देता है और उसके बाद उनके उपन्यास काफ़ी देशभक्ति भरे भी रहे हैं और रोमानी भी रहे हैं। अलग अलग विधाओं में उन्होंने ये उपन्यास लिखा है। तो उनको हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमारे कुछ और पॉजिटिव मीडिया के साथियों ने भी इसे प्रकाशित किया है, तो उनसे भी रूबरू कराते हैं आपको। ये आप देखिए, खबर संसार, ये बिहार का ब्लॉग है। उस पर भी 9 दिसंबर को जन्मे उपन्यासकार कुशवाहा कांत की जयंती को नमन, आरजेएस फैमिली, ये लिखा है इन्होंने। और ये आप देखिए, कलम संवाद, ये भी ब्लॉग है और इन्होंने आरजेएस फैमिली ने किया 9 दिसंबर को जन्मे उपन्यासकार कुशवाहा कांत को जयंती पर नमन। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान संवाद ने भी ये खबर भेजा है। आप देखिए, हिंदुस्तान संवाद, लाल रेखा, विद्रोही सुभाष, परदेसी नाम आदि के लेखक कुशवाहा कांत सच्चे अर्थों में जमीन से जुड़े साहित्यकार रहे। तो इस तरह से कुशवाहा कांत को हम लोगों ने श्रद्धांजलि तो दी थी 9 दिसंबर को। और ऐसे उपन्यासकार जो 9वीं कक्षा में ही उपन्यास लिख देते हैं और आगे चल के 35 और उपन्यास लिखते हैं। और कितनी उनकी रुचि रही होगी कि उन्होंने बनारस में, मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे, और बनारस आकर उन्होंने चिंगारी प्रेस की स्थापना की। तो उनको हम लोग याद कर रहे हैं। तो ऐसी ये काफ़ी 9वीं क्लास में जो प्रतिभा लिख लेती है, तो उनको तो हम लोगों को याद करना चाहिए, नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। इससे नई पीढ़ी के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। और इसी के लिए आरजेएस ने अपने आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के थ्रू बहुत सारी महाआंदोलन की जब शुरुआत 1 जनवरी, जो अंग्रेजी वर्ष है 1 जनवरी 2021, और तब से लेकर आप यूँ समझिए कि जो 13 अप्रैल नव संवत्सर है, जो हिंदी का नव वर्ष है, नव संवत्सर से हिंदी का नव वर्ष, भारतीय नव वर्ष कहें, उसकी काफ़ी मान्यता है। नव संवत्सर पर कई तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। तो इसके बीच में हम लोग आरजेएस सकारात्मक महाआंदोलन आंदोलन तो आप समझिए कि 5वीं वर्षगांठ मनाई गई 24 जुलाई को, और सकारात्मक भारत दिवस के रूप में मनाया गया। तो अब हम लोग एक तीव्र गति से सकारात्मक भारत आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने की बीड़ा उठाए हैं। लेकिन उसके लिए जो अपना मुखपत्र है उसको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो उसकी एक झलकी आपको दिखाते हैं। आरजेएस वाणी, यानी कि आप अगर ऑडियो भेजते हैं तो आपको आरजेएस वाणी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर वीडियो भेजते हैं तो कोशिश की जाएगी कि वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के थ्रू जो है वो यूट्यूब पर उसको डाला जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, आपकी बातों को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आया जाए। और उसी तरह से उसको धीरे धीरे जो है वो फेसबुक लाइव पर भी डिसीजन हो जाएगा। आपको बताया जाएगा कि फेसबुक लाइव सिर्फ रविवार, जैसा कि अभी चल रहा है, क्योंकि रोजाना हम लोगों ने फेसबुक लाइव किया, और आज 104वीं फेसबुक लाइव है, 104वां फेसबुक लाइव है आज, और आप सब भागीदारी कर रहे हैं। आपके
सहयोग से ये प्रस्तुत किया जा रहा है। आप हैं तो फेसबुक लाइव है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग जुड़ते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आकांक्षा दिल्ली से, तो अमरेंद्र कुमार मिश्रा जी जो कि पत्रकार और कवि हैं, बिहार से जुड़े हैं, गढ़नी बिहार भोजपुर जिला। अमित श्रीवास्तव जी दिल्ली से हैं, सब आरजेएस फैमिली हैं। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता हैं, तो ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जुड़ चुके हैं। उमेश आराध्य जी धन्यवाद, आप देख रहे हैं, आप कमेंट करेंगे। यासिन मलिक जी आप जुड़ते हैं बराबर, लेकिन कमेंट करना बहुत ही जरूरी है। नरेंद्र टेटेसर जी और रोहित सिंह जी, तो आप लोगों का इसलिए हम धन्यवाद करेंगे कि आप लोग जुड़ चुके हैं, और आभार व्यक्त करेंगे अगर आपने इसमें कोई कमेंट कर दिया, क्योंकि कमेंट करेंगे तो ये फिर यूट्यूब पे लग जाएगा, और फिर आपका जो है कमेंट में सकारात्मक भारत आंदोलन पर आप लिख सकते हैं। ये विचार क्रांति है, और वैश्विक विचार क्रांति जो है महा आंदोलन में शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोरोना में फिजिकल बैठकें नहीं कर रहे हैं। वैसे बैठकें हम लोगों ने 134 की हैं पिछले मार्च से पहले। 134 बैठकें, फिजिकल बैठकें हुई हैं, अलग अलग राज्यों में हुई हैं। लेकिन अब हम लोग जब तक अलाउ नहीं होगा तब तक फिजिकल बैठकें नहीं होंगी। लेकिन हाँ, एक खुशखबरी भी देना चाहेंगे कि आरजेएस सकारात्मक भारत भवन जिसकी कल्पना की गई है, तो उसका बोर्ड आपको अब महा आंदोलन के दरमियान दिखाई देगा। और इसके साथ साथ आपको सूचना केंद्र एक्टिव हो गया है, उसको और ज़्यादा एक्टिव किया जाएगा, जिससे कि आपके पास काम लायक जानकारी, उपयोगी जानकारी मिले, और समाचार भी आपको साझा किए जाए। अभी भी साझा किए जाते हैं, लेकिन उसकी गति को और तीव्र कर दिया जाएगा, क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता से ही सकारात्मक भारत हो सकता है, ये आरजेएस फैमिली का मानना है। उसी को हम लोग वहां पर पोर्ट्रे करेंगे ग्रुप में कि सकारात्मक पत्रकारिता होती क्या है, और उसमें किसी एक पक्ष में पत्रकारिता नहीं होगी, यानी कि जो मैसेज है वो सिर्फ एक पक्ष का नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जो भी चीजें हैं, जैसे अब किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन में हम लोग किसानों की बात को भी उठाएं, सरकार क्या कहना चाहती है उसकी बात को भी उठाएं, और हम लोग उठाते भी हैं। उसमें मंत्रियों के जो होते हैं वो हम लोग भेजते भी हैं, जो लाइव होते हैं उसको भी भेजते हैं, किसानों की भी बात करते हैं, पत्रकारों की भी बात करते हैं कि पत्रकार किसान आंदोलन को किस रूप में समझ रहे हैं। तो इसी चीज को आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया अब द्रुत गति से, एक यानी कि तीव्र गति से 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक इसके बीच में जबरदस्त काम जो है ना किया जाएगा। लेकिन उसमें आप लोगों की सहभागिता बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग सहभागी नहीं होंगे तो फिर आप समझिए कि इस फैमिली में, जो आरजेएस फैमिली है, इसमें बाहर से लोगों का एंट्रेंस हो जाएगा, और उन लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। इसलिए आपको एक्टिव और सक्रियता दिखानी है। इसी के साथ साथ कहना चाहेंगे, आरजेएस के 19 ग्रुप हैं। अब आप देखिए कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, और आपके सगे संबंधी, आपके अपने पड़ोसी, आपके मित्र, जिनके साथ आपका जीवन गुजरता है, उनको भी पॉजिटिव होना, यानी सकारात्मक विचार को समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए तीव्र गति से आप लोगों का भी सक्रिय होना बहुत जरूरी है। जितने भी आरजेएस में एडमिन हैं उन लोगों को आज सुबह मैसेज दे दिया गया है, और ये केवल एडमिन की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी भारत के नागरिक हैं, और भारत के जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत के तहत ही हमें लोगों को जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि लोग अलग अलग आएंगे, जुड़ेंगे। आपका ग्रुप अगर मजबूत होगा तो उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो आपको अच्छे मैसेज भेज सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप मजबूत करेंगे तो आपका ग्रुप क्योंकि ये आरजेएस फैमिली है, अगर परिवार मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आपके विचार भी मजबूत होंगे। आपको एक गर्व का अनुभव होगा कि आपके ग्रुप में इतना स्ट्रेंथ है, और आपके ग्रुप में अच्छे मैसेज आया करते हैं। तो इसी चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और आरजेएस वाणी आपके साथ है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आपके साथ है। आप इस तरह से आरजेएस वाणी में आप आएंगे और सकारात्मक विचार लेकर आएंगे, और सकारात्मक विचार आज भी आए हैं। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, तो इसका काम जो है बड़ी तीव्र गति से सारे भारत भर में पहुंचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आरजेएस जो है वो एक वैचारिक क्रांति है, आरजेएस एक सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच क्या होती है कि समाज के बारे में सोचना, समाज को कुछ हेल्प करना, समाज को विचार से हेल्प करना, एक मुस्कुरा देना भी एक सकारात्मकता है। अगर आप किसी से बात करते हैं और मुस्कुरा कर बात करते हैं तो आपकी एनर्जी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हंसने से आप जानते हैं खून बढ़ता है,
तो वो भी होगा। और सकारात्मक चीज़ें हैं कि जैसे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार हैं और उन्होंने उनके भाई हैं प्रणव कुमार जी, वो लगातार भेजते हैं और आज उन्होंने जो भेजा है वो आपसे रूबरू करा रहे हैं। प्रणव कुमार जी ने भेजा है ये कहानी भी बताते हैं। सकारात्मक कार्य करते हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी, गणितज्ञ, जिन पर फिल्म बनी थी सुपर 30, ऋतिक रोशन ने काम किया था, और प्रणव जी उनके भाई। तो प्रणव जी ने ये भेजा है। लिखते हैं कि ग्राम माणिकपुर, प्रखंड कुर्था, अरवल, बिहार के मोहम्मद जुबैद सिलाई करके परिवार चलाते हैं। उनके 16 वर्षीय बेटा, जिनका पिता से काफी लगाव था, पानी में डूबने से मौत हो गई है। कोरोना की वजह से काम ठीक से नहीं चल रहा है और बेटे की मृत्यु ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। हम लोगों ने 3 महीने के राशन के तत्काल व्यवस्था कर दी। तो यह है सकारात्मक कार्य, अपने और अपनों के लिए जुड़ाव जहां पर भी हो, इस तरह की चीजें। तो प्रणव जी जो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी के भाई हैं, उन्होंने ये भेजा था। और प्रियंका सुंदरम जो है वो आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी आरजेएस की बैठक में भी भाग लिया है, अपने गायकी का भी लोगों को सुनाया है और उभरती हुई गायिका हैं। और दिल्ली का जो गंधर्व महाविद्यालय है आईटीओ पे, उसकी छात्रा ये हैं। संभवतः कोर्स इनका लॉकडाउन के चलते हो जाता, लेकिन अभी और टाइम लगेगा। तो उन्होंने ये भेजा, तो उनका इनकरेज करना भी। आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई है आरएस सुंदरम, जो कि संपादक हैं, उनकी बेटी हैं ये। और सुंदरम जी भी आरजेएस के कार्यक्रम में बैठक में आते रहे हैं और बेटी भी आती रही हैं। महिला दिवस में भी पिछले साल तशरीफ लाई थी और अपने गीत इन्होंने सुनाया था। तो आइए प्रियंका सुंदरम दूसरा जो की हो दादा ऐसा लगी, जो की हो दादा ऐसा लगी, जो अगले जन्म मोहे बिटिया लगी, जो की हो दादा ऐसा लगी, जी हाँ। तो इस तरह से प्रियंका सुंदरम गायकी के क्षेत्र में उभरती हुई ये गायिका हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेएस फैमिली इसमें जुड़ी हैं, तो इनका इनकरेज करना हम सभी आरजेएस फैमिली के लोगों का कर्तव्य भी हो जाता है। और वहीं पर आपको सुनाना चाहेंगे जो हमारे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, जो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने ये भेजा है। और लिखते हैं ध्यान यज्ञ भाग भगवान, और लिखते हैं यहाँ पर है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जय माँ भारती, आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी। तो इन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सुबह सुबह की बात है, प्रातः स्मरण कर रहे हैं, और क्या कुछ कहते हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। मैं ओम
ओम प्रकाश झुंझुनवाला आरजेएस परिवार से सकारात्मक आंदोलन से प्रेरित होकर आज सुबह सूर्य रश्मियाँ जो कुहासों से छनकर चेहरे पर पड़ रही हैं और पश्चिम से नीम की पेड़ से आती हुई आध्यात्मिक वायुमंडल मुझे सकारात्मक भारत आंदोलन की सकारात्मक प्रेरणा से ओत कर रही है। मैं इस के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओम शांति शांति वंदे मातरम। तो देखा आपने ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी के ब्लड में सुबह सुबह ही सकारात्मक भारत आंदोलन को याद कर रहे हैं, आरजेएस की प्रेरणा की बातें कर रहे हैं। तो सुबह सुबह में अगर ऐसा स्मरण करते हैं तो सकारात्मकता अपने आप वो आपके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए आप लोग इन बातों को निश्चित रूप से आप ये कीजिए, याद कीजिए। सुबह सुबह जिन चीज़ों को आप याद करेंगे वो चीज़ें हैं। अभी 13 दिसंबर को आतंकवादी हमला हुआ था, 13 दिसंबर 2001 को, और हमारे सिपाही भी उसमें शहीद हो गए थे। श्रद्धांजलि देने के लिए ये तस्वीर जो है आप लोगों से साझा कर रहे हैं। ये हमारे जांबाज जो संसद भवन के गार्ड थे और दिल्ली पुलिस के सिपाही थे, और यहाँ पे पट्टिका जो है वो लगी हुई है यहाँ पर इनके सम्मान में। तो इस तरह से हमें बार बार शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और केपी मलिक साहब जो पत्रकार एसोसिएशन में भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते हैं कि आज लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद पर हमले की 19वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 का दिन वो कभी मैं भूल नहीं सकता। शीतकालीन सत्र चल रहा था। पहली बार इस सत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैनों को संसद भवन के गेट नंबर 1 से हटाकर गेट नंबर 12 के सामने कोने में जगह दी गई थी, क्योंकि गेट नंबर 1 पर सभी कैमरामैन एक साथ नेताओं का रिएक्शन लेते थे, जिससे लोगों को संसद के अंदर और बाहर जाने में बाधा उत्पन्न होती थी। यही वजह थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरों को वहां से हटाया गया। वहां से हटना ही उनके लिए जीवनदायक सिद्ध हुआ, या यूं कहें कि उनके लिए वरदान बन गया। केपी मलिक साहब आगे लिखते हैं कि अगर कैमरामैनों की और मीडिया की तमाम भीड़ गेट नंबर 1 पर होती तो मौतें कहीं अधिक होती और मीडिया के कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। जहां पर वो अपने कैमरा लगाकर कवरेज करते थे, उस समय लगभग 10 से 15 टीवी कैमरा यूनिट हुआ करती थी और कुछ प्रिंट के फोटोग्राफर भी हुआ करते थे। उस दिन को केपी मलिक साहब कहते हैं कि मैं भूल नहीं सकता। सुबह 11 बजे के लगभग सदन किसी हंगामे की वजह से स्थगित हो गई थी। सदन स्थगित होने की वजह से कई सारे फोटोग्राफर और पत्रकार संसद से बाहर चले गए थे, लेकिन टेलीविजन के कैमरा में और कुछ अन्य लोग अंदर ही नेताओं के रिएक्शन के लिए रुके हुए थे। उसी समय तड़ातड़ गोलियां चलाने की आवाज आई और हम लोगों की समझ में ये नहीं आया कि क्या चल रहा है। आज भी उस मंजर को याद करके सहम जाता हूं। मित्रों, उस हादसे की कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करता हूं। बस इतने नज़दीक से गोलियां चलते हुए और गोलियों का सामना करने का ये मेरा पहला अनुभव था। केपी मलिक साहब वहीं पर थे, बिल्कुल सामने से गोलियां चल रही थी और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। बचना मुझे आता नहीं था, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों का कभी इससे पहले सामना नहीं किया था। हमारी एक सहयोगी ANI के कैमरामैन विक्रम बिष्ट को गोली लग चुकी थी, जबकि हमें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसको गोली लग गई है। आगे का किस्सा आप सभी को विदित है, तो आपने टेलीविज़न पे भी देखा होगा। और उन दुर्दांत हमलावरों को मार गिराने वाले वीर सिपाहियों को नमन और हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि। एक बार फिर इन तस्वीरों की ओर 13 दिसंबर की याद दिलाते हैं।
ये केपी मलिक साहब ने पोस्ट किया है, अमर बलिदानी को शत शत नमन करते हुए। और यहीं पर ये जो है हरिओम पंवार साहब जो कवि हैं, उन्होंने ये भेजा है कविता, मार्मिक कविता है, आप तक पहुंचाते हैं। हरिओम पंवार साहब जाने माने कवि। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, चंद घड़ी सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। ये डॉक्टर हरिओम पंवार जी की कविता है और बहुत ही मार्मिक कविता इन्होंने आज साझा किया है। विनम्र श्रद्धांजलि है ऐसे शहीद जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान थे और जो संसद के गार्ड थे उनको। यहाँ पर एक और सूचना आपको साझा करते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII है, फिल्म प्रशिक्षण के लिए भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, पुणे में है। तो FTII की सोसाइटी और गवर्निंग काउंसिल का गठन हो गया है। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि FTII में फिल्म प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई फिल्म विधा में रुचि लेता है तो इसमें एडमिशन लेकर वो वहाँ का कोर्स कर सकता है, रास्ता आसान हो सकता है। तो पुणे की सोसाइटी और गवर्निंग काउंसिल का गठन हो गया है और सोसाइटी और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष प्रख्यात फिल्म निर्देशक शेखर कपूर साहब, आप जानते हैं मासूम फिल्म जो बनाए थे, और उपाध्यक्ष फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक जी दिल्ली के रहने वाले हैं। तो वो जो है उपाध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष शेखर कपूर जी बने हैं, जिनके नाम की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की थी। अब सोसाइटी और गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन करते हुए इसमें भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो भारतीय जनसंचार संस्थान है, IMI है, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक IIM के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को उस गवर्निंग काउंसिल में रखा गया है। और साथ ही दूरदर्शन महानिदेशक मयंक अग्रवाल के अलावा अनेक फिल्मी हस्तियों को शामिल किया गया है। मयंक अग्रवाल दूरदर्शन के महानिदेशक, आकाशवाणी में भी रह चुके हैं और उनको जो है इसमें शामिल किया गया है। और इसमें अभिनेत्री कंगना रनौत आज काफ़ी चर्चा में रही हैं इधर कुछ महीनों से, तो अभिनेत्री कंगना रनौत को उसमें लिया गया है। दिव्या दत्ता, फिल्म निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, गीतकार प्रसून जोशी और गायक अनूप जलोटा, अभिनेता डैनी डोंगजप्पा, ये सभी नाम जो हैं इस गवर्निंग काउंसिल में, जो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान है पुणे में, उसमें इन लोगों को शामिल किया गया है। तो ये जानकारी जो है वो आप लोगों तक साझा की है। आप लोग कमेंट में किसी भी विषय पर टिप्पणी यहाँ पर कीजिए, अपने विचार, क्योंकि विचार क्रांति ही है। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं या आज दिन भर में आपने कोई महसूस किया है, कुछ बात किसान की बात महसूस की हो या और भी जो आपके पास जानकारी हो, आप इसमें आप 4 लाइन साझा कर सकते हैं, हम उसको ले लेंगे अभी थोड़ी ही देर में। जैसे ये नरेश कौशिक जी ने जो भेजा है, क्योंकि आप लोग जब भेजते हैं ये कार्यक्रम आप ही लोगों का है, इसलिए हम अलग से कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। आपका कार्यक्रम है और आपके लिए है, आपके द्वारा है, आपका है। तो नरेश कौशिक जी जो RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जो है रक्तदान शिविर लगाया है। इसमें तो काफ़ी बहुत आगे हैं। कुछ इन्होंने जो नेत्र जांच शिविर होता है उसकी भी शरीर के और सामाजिक कार्य करते हैं। तो नरेश कौशिक जी ने रक्तदान शिविर के बारे में आज साझा किया है। ये रक्तदान शिविर में नरेश कौशिक जी यहाँ पर सर्टिफिकेट देते हुए हैं नरेश कौशिक जी, और ये लिखते हैं कि लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रहे हैं श्याम लोकहित समिति द्वारा बादली उपमंडल के गांव पेलपा में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज की खबर है ये। शिविर का उद्घाटन समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक जी, जिनके अभी फोटो दिखाए,
सर्टिफिकेट देते हुए कांग्रेसी नेता चेतनानंद ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर में 106 युवा एवं महिलाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। समिति समय समय पर लोगों के अनमोल जीवन को बचाने के लिए रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर आदि कार्यक्रम जनहित में करती रहती है। रक्तदान शिविर में समाजसेवी सतीश शर्मा पेलपा गांव के रहने वालों ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया और वो भविष्य में भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। रक्तदान शिविर के सफल आयोजन में सतीश शर्मा पेलपा, सोनू पेलपा का विशेष सहयोग रहा। पेलपा ये गांव है हरियाणा का, और नरेश कौशिक जी लगातार जो है रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और लगातार ग्रुप में वो साझा भी करते हैं। तो ये तस्वीर आप नरेश कौशिक जी हैं जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए ये सब लोग रक्तदान कर रहे हैं और कराया जा रहा है श्री श्याम लोकहित समिति द्वारा, और महिलाएं भी आगे आई हैं और रक्तदान कर रही हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि रक्त आप बना नहीं सकते हैं और सबको ये सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है। सामाजिक कार्य का एक प्रमाण पत्र नरेश कौशिक जी दे रहे हैं। नरेश कौशिक जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है और इन्होंने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम का आरजेएस भारत उदय कल्पना चावला राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया है। ये डिजाइन जो है, ये प्रारूप है, ये आप को रूबरू करे हैं। ये नरेश कौशिक जी हैं, अपनी धर्मपत्नी जो है श्रीमती योगेश बाला। नरेश कौशिक जी अध्यक्ष हैं श्री श्याम लोकहित समिति गोभाना झज्जर हरियाणा, और अपने जो पिताजी हैं स्वर्गीय श्री कपूरचंद कौशिक, जो कि कपूरचंद कौशिक जी भतीजा थे पंडित श्यामलाल कौशिक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, गोभाना झज्जर हरियाणा। तो अपने पिताजी की स्मृति में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं नरेश कौशिक जी, और कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक रही हैं और भारतीय मूल की हरियाणा की ही बेटी थी और अमेरिका की नागरिक बनी, और इनके नाम का इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी नई पीढ़ी के बच्चों को। तो इस तरह से ये सामाजिक कार्य जो आरजेएस फैमिली के लोग कर रहे हैं और वो साझा कर रहे हैं, तो फेसबुक लाइव में उसे दिखाया जा रहा है। और इसके बाद आइए अब हम चर्चा करते हैं और आप लोगों की बातों को भी चर्चा करेंगे, और आप लोग कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि अब किसान आंदोलन की बात जो है वो शुरू कर रहे हैं। किसान आंदोलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रोज़ाना की जा रही है, और एक अहम जानकारी जो दी गई है आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किसान संयुक्त मोर्चा है, यही वैलिड है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने, ये संयुक्त मोर्चा के लोग हैं। ये जो कहेंगे वही किसान आंदोलन की बातें होती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे या कहीं कोई बात करता है तो वो बातें जो हैं इनके एजेंडा से मिला होना चाहिए। अलग कोई बात करता है तो वो उसकी मान्यता नहीं है, ये आज स्पष्ट कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं राजेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन के और अन्य तमाम अलग अलग राज्यों के किसान प्रतिनिधि इसमें हैं। तो यहाँ पर एक और जो प्रेस रिलीज भेजी गई है वो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वीएम सिंह इस आंदोलन का हिस्सा नहीं, ये कहना है संयुक्त किसान मोर्चा सिंधु बॉर्डर। ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये प्रेस रिलीज आया है। वीएम सिंह की बात संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित नहीं है। वो अगर वो कुछ बात कहते हैं तो वो किसान आंदोलन की से अलग हैं, वो उनको मानना नहीं गया है। तो ये वीएम सिंह जो हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो उसका जो संयुक्त किसान, पूरे भारत के किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा सिंधु बॉर्डर से ये तस्वीर आपको साझा की गई। भारतीय किसान यूनियन प्रेस रिलीज में कहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के सभी मोर्चों, कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर कल सुबह यानी कि 14 दिसंबर को 8 बजे से 5 बजे तक किसान नेता एक दिन का अनशन करेंगे। अभी पीछे आप आई थी कि 19 तारीख को जो है वो अनशन करेंगे, लेकिन ये बदल दिया गया है 14 दिसंबर को। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान नेता एक दिन का अनशन करेंगे।
कल देश भर में जिला मुख्यालयों पर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर जहां जहां किसान हैं या अगर पुलिस रोकती है तो वहीं पे वो प्रदर्शन करेंगे, या जिला मुख्यालय तक अगर पहुंचते हैं तो वहां वो पूरे देश भर में ये कहा गया है। अब यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की 4 मांगे हैं, ये आप सभी जानते ही होंगे। 3 कृषि कानून रद्द किए जाएं। अब किसान मोर्चा जो है इस मुद्दे पर आ गई है कि कोई वार्ता नहीं होगी अगर सरकार कहती है कि अगर 3 कृषि कानून रद्द किए जाएंगे तो बात ठीक है और एमएसपी की गारंटी कानून बनाया जाए, प्रस्तावित बिजली बिल रद्द किया जाए और पराली जलाने के मुद्दे पर किसानों का शोषण बंद किया जाए, क्योंकि काफी जुर्माने की राशि है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की कोई मांग नहीं है, हमारा किसी अन्य मांग से कोई लेना देना। अगर कोई मांग करता है तो इसके अलावा हमारी यानी संयुक्त किसान मोर्चा की मांग यही है, इससे अलावा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। ये देखिए आया है, भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। चिल्ला बॉर्डर से हटने का फैसला भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन का निजी फैसला है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन का भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से कोई लेना देना नहीं है और यह आंदोलन चलता रहेगा। किसान नेता वीएम सिंह द्वारा कल दिया गया बयान उनका अपना निजी बयान है, जिन्होंने कहा था कि तो उसको यह हटा दिया गया। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हटा दिया गया है। पलवल के धरने पर पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों की गाड़ियों के चालान गैर कानूनी तरीके से होडल किए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा पुलिस की तानाशाही की निंदा करता है। तो ये भारतीय किसान यूनियन की प्रेस रिलीज जो है आपसे साझा की है। अब ये सरकार जो है वो चाह रही है, लगातार एक बातचीत का सिलसिला वो करने का मन बना रही है। मीडिया के माध्यम से ये बातें जाहिर हो रही हैं कि किसान आंदोलन जो है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और इसमें बड़े बुजुर्ग किसान जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं और किसी को, देशवासियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लोगों ने पिछली बैठक में भी इस बात को जाहिर किया था कि जल्द से जल्द जो है समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता जो हैं वो सड़क पे बैठे रहे सर्दियों में और 11 अन्नदाताओं की डेथ हो गई है। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 किसान जो हैं इस धरने की वजह से कहें कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो आगे आंकड़े बढ़ सकते हैं और कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि इस तरह से हमारी जान जो है वो इतनी सस्ती हो जाए। हालांकि इंतज़ाम वहाँ पर लोगों ने किया है, बताया जाता है 6-6 महीने का राशन हमारे पास है, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, इस बार बात मनवा के जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो एक तरह से अब सरकार को ये सोचना है, सरकार को फैसला लेना होगा कि जो कानून किसानों से बिना पूछकर बनाए गए और उसको लागू करने की जहाँ तक बात है, किसान कहते हैं कि हम मर जाएंगे, पहले से ही मरे हुए हैं, अब ये जो है वो फांसी का फंदा है हमारे लिए और बहुत किसानों को परेशानी होगी। तो इस पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि रविंद्र प्रसाद जी ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। किसान की बात सरकार को जल्द से जल्द मान लेना चाहिए। जी हाँ, सरकार कहती है कि मैं सुधार करना चाहती हूँ, रिफॉर्म्स, जो कि सरकार का बहुत से पुराना नारा है, तो उसको लेकर जो है वो रिफॉर्म्स, परफॉर्म्स, इस तरह की बातें हैं। तो सुधार कैसे होगा, तो कॉन्फिडेंस में लेकर सुधार किया जा सकता है। रविंद्र प्रसाद जी, स्थिति विस्फोटक न हो, हम सब भारतीय तो यही चाहेंगे। बल्कि पत्रकारिता में भी आपने देखा होगा किसानों की बात सही तरीके से नहीं आ रही थी, तो उससे लेकर किसानों में नाराजगी बहुत थी, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि, ये सकारात्मक पत्रकारिता जो है, अगर जनता की बातों को सही तरीके से पहुंचाना नहीं कोई चैनल करेगा तो उसको लेकर बहुत ही नाराजगी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब स्थितियां ठीक हो गई हैं और अब आप देखेंगे कि लाइव भी कर रहे हैं, जो भी आप चैनल कहेंगे, तो अब धीरे धीरे वो किसानों की बात को एक जिम्मेदार चैनल की तरह आ रहे हैं। लेकिन अभी भी चैनलों को बहुत सुधार की आवश्यकता है। सरकार तक सही बात नहीं पहुंचाएंगे तो सरकार उस पर फैसला कैसे करेगी। तो फैसला करने के लिए पत्रकारिता ही है। जनता की बातों को अगर कोई घटना हो जाती है तो सरकार तक सीधा अगर पहुंचाते हैं एक डाकिया की तरह, तो सरकार उस पर अपना विचार करेगी, प्रशासन उस पर विचार करेगा। तो कुल मिला के कल का दिन भी बहुत गर्म होने वाला है और इसमें राजनीति अलग हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि
कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से हर आदमी जुड़ा रहता है, लेकिन साल भर राजनीति करना तो जरूरी नहीं है। अब इस मुद्दे पर निश्चित रूप से विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो आएंगी। किसानों को कौन नहीं समर्थन करेगा? वैसे भी दिल्ली विश्वविद्यालय के भी छात्र वहां जा रहे हैं, अलग अलग, जैसे आज आपको पोस्ट आया, आरजेएस के ग्रुप में ही आया कि तमिलनाडु से किसान आ गए हैं, महाराष्ट्र से किसान आ गए हैं, अलग अलग राज्यों से, उत्तराखंड से, यानी छिटपुट जगह से। आप जानते हैं सर्दी का मौसम है और दूर दराज से ज़्यादा आने में कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन समर्थन सब जगह है। वो कल आप देख सकते हैं 14 दिसंबर को अनशन होगा, 5 बजे तक अनशन है। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद हर जगह जहां जहां इकट्ठा होंगे लोग, ये पूरे देश भर में, वो कहा गया है किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा कि वो आप लोग वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वहां की हालत को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। तो सरकार तक पहुंचाने का माध्यम भी ये फेसबुक लाइव ही है कि हम लोग सरकार से चाहेंगे कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि किसान भी संतुष्ट होकर घर जाएं। और सरकार की जो अपनी मंशा है कि हम किसानों की समृद्धि चाहते हैं, कई तरह के पॉइंट बताए गए हैं, लेकिन ये समाधान निकलना चाहिए। ये हम लोगों की सोच है कि सरकार समाधान निकाले। समाधान तो सरकार के पास ही है। किसान तो मांग करेंगे, लेकिन उस मांगों को किस तरह से संतुष्ट करना है, ये सरकार के पास बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वो किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं। पूरी मशीनरी है, पूरा प्रशासन है, सत्ता है, किस तरह से, लेकिन संतुष्ट होकर किसान जाए, ये हम लोगों की मंशा यही है। तो आप लोग किसानों पे भी कोई बात लिख सकते हैं, और आरजेएस का जो सकारात्मक भारत आंदोलन है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं तो उन बातों को आप रेखांकित कर सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, ताकि आगे की जो रूपरेखा बन रही है, सकारात्मक भारत भवन का बोर्ड जो है वो आपको दिखाई देना अब शुरू होगा। 1 जनवरी से 13 अप्रैल के बीच में उसका ओपनिंग हो जाएगा। सकारात्मक भारत भवन सूचना केंद्र उसी के साथ लगा रहेगा और सूचना में तेजी लाई जाएगी। उसका पूर्वाभ्यास भी शुरू हो गया है। आप ग्रुप में देख रहे होंगे कि कुछ चेंजेस आए हैं और एडमिन को भी कहा गया है कि, और आप लोगों, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि आपका ग्रुप जो है स्ट्रांग हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से जो है ना सकारात्मकता जो है, आप जानते हैं नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा जो है, उसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि इस इतिहास के साथ जुड़ना हर कोई चाहता है, इतिहास बनाना चाहता है, लेकिन इतिहास बनाने के लिए स्वयं भी आगे आने की ज़रूरत है। ये किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने वाली बात होगी। और जो लोग ग्रुप में सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं वो लोग परजीवी होते हैं। जैसे मैं कहूं कि परजीवी कौन होता है? परजीवी वही होता है कि दूसरे की चीज़ों का भक्षण करने वाला, दूसरों की जानकारियों का जो है वो उपयोग करने वाला, लेकिन अपने से जो जानकारी है उसको छुपा लेता है, अपना कुछ भी ना लगे और सारा वाह जो है वो करने लगे। तो ये नकारात्मकता है। हम लोग नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये बातें साझा कर रहे हैं कि आप नकारात्मक मत होइए, आप अपनी जानकारियों को साझा कीजिए। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, लेकिन आप उसको चुरा लेते हैं, उसको आप अपने, यार जिस फैमिली है, अब फैमिली से दुराव छिपाओ तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हर आदमी के पास, आप चाहे अलग अलग राज्यों में है, वहाँ से अपनी जो जानकारी है उस राज्य की आप भेज सकते हैं। और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो अपने जम्मू कश्मीर में है और उन्होंने ये जानकारी भेजी थी जम्मू कश्मीर से, जो मौसम का हाल था, और वहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की, आरजेएस वाणी ने बातचीत की कि किस तरह के वहाँ खान पान होते हैं, इस सर्दी के मौसम में क्या क्या होता है। तो उस सब चीज़ की जानकारी ग्रुप में हम लोग भेजे। तो लवली शर्मा जी ने वो जानकारी भेजी थी, आरजेएस फैमिली में वो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं, उनको भी मैं आरजेएस फैमिली में जोड़ना चाह रहा हूँ। तो बहुत अच्छा स्वागत है। और ये जोड़ने का अभियान जो है वो 1 जनवरी तक आपका ग्रुप फुल स्ट्रेंथ का हो जाए, यही हम आशा करते हैं कि आपका जिस ग्रुप में है, कुछ कोशिश आप कीजिए, कुछ एडमिन करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ और लोग भी करेंगे, जो भी सकारात्मक है, उस अपने ग्रुप के स्ट्रेंथ को मजबूत कीजिए। क्योंकि जो सूचनाएं हैं जो भेजी जा रही हैं वो कुछ लोगों तक ही न रह जाएं, बल्कि आपके ग्रुप में मजबूती रहेगी तो उतने लोगों तक आपका ग्रुप जो है, और वो लोग भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, वो लोग भी तो कुछ भेजेंगे, तो वो भेजेंगे तो उससे आपकी भी जानकारी अच्छी बढ़ेगी। तो इसलिए ग्रुप जो है उसको स्ट्रेंथ करने पर हम लोगों का जोर होगा।
और अब इन्हीं बातों की चर्चा जो है वो रविवार हुआ करेगी, लेकिन 1 जनवरी से संभवतः एक बार फिर से कुछ विचार होगा कि और इसको कैसे मजबूत किया जाए, यानी कि डेली नहीं तो हफ्ते में 2 दिन कर दिया जाए फेसबुक लाइव, या क्या किया जाए, और उसका फैसला जो है आपको अगले 20 और 27 के दरमियान में, 20 संडे है या फिर 27 रविवार है, इस महीने का लास्ट रविवार है 27, तो उस दिन तक आपको या तो 20 को बता दिया जाएगा या 27 तो साझा किया जाएगा कि 1 जनवरी से 13 अप्रैल के बीच में फेसबुक लाइव हफ्ते में एक ही दिन रहना है या उसको आगे बढ़ाना है। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसको विचार किया जाएगा। तो अब हम देखिए, जो लोग कमेंट नहीं किए हैं वो लोग, उन लोगों का उसमें विचार नहीं आ सकता है, और मैं अनुरोध करता हूं कि आप कोई विचार तो दे सकते हैं, देश के लिए विचार दीजिए। आप आज दिन भर में क्या सोचे या क्या सोच रहे हैं, आपने इतनी बातें सुनी हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ तो कहिए, हमें भी कुछ कहना है। इस तरह का चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, और अगर कुछ नहीं कहते हैं तो भी आपका स्वागत है, कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने कमेंट किया है हम उनका नाम लेकर और उनके विचार को साझा करेंगे। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने लिखा है माँ भारती नमस्कार किया है, और आकांक्षा जी ने जय हिंद किया है, और दीपेंद्र कुमार जी जुड़े हैं, आकाशवाणी के संवाददाता हैं, आकाशवाणी दिल्ली न्यूज़ सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। धन्य मन्ना जी को नमस्कार आपको भी जय हिंद। हम लोग देखिए दीपेंद्र जी, आप तो काफ़ी दिनों से आकाशवाणी और आरजेएस का जो दूरदर्शन का ग्रुप है उसमें जुड़े हुए हैं। देखिए अब ये प्लानिंग किया जा रहा है कि सक्रियता जो है वो ज़रूरी है, नहीं तो हम परजीवी के रूप में आरजेएस में पहचाने जाएंगे, क्योंकि ये सकारात्मक भारत महाआंदोलन शुरू होने जा रहा है। और जिस तरह से 5 साल तक हम लोगों ने सकारात्मकता को देश भर के तमाम राजनीतिज्ञों तक पहुंचाया, तमाम कलाकारों, मुंबई से लेके, आप समझ रहे हैं मुंबई में भी लोग जुड़े हुए हैं। बल्कि जो पहला सॉन्ग जो सुना आपने, वो जो ग्रुप में सुनाया गया आरजेएस का राष्ट्रीय सॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी वाला, वो मुंबई से ही तैयार होके आया। साहिल जी ने उसको तैयार किया था और उन्होंने भेजा आरजेएस फैमिली को, उनके सौजन्य से ही हम लोग ये सुनाते हैं। तो तमाम जगह के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए सक्रियता दिखानी पड़ेगी, ये एक कंट्रीब्यूशन तो करना ही होगा। महाआंदोलन इसीलिए दिया गया है कि अब तक तो यूं ही चलता रहा, आप ग्रुप में जुड़े हैं, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन अगर नहीं दिखता है, जानकारियों को आप छुपा रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है जो जिसके पास आज नेट नहीं है, किसके पास जानकारी नहीं है? आप 2 लाइन की कविता लिख सकते हैं, प्रेरणा इसी तरह की दी जाएगी कि आप 2 लाइन की कहानी, आप कहानी का कोई सारांश लिखकर भेज सकते हैं, लोगों तक कुछ साझा कीजिए। यहाँ तो बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो कि अर्जुन पंडित हुए, सक्षम हुए, या पायल झुनझुनवाला हैं, उन लोगों का यहाँ पर शेयर किया गया। अभी आपने देखा कि आर.एस. सुंदरम जो संपादक हैं, दिल्ली में जाना माना नाम है आर.एस. सुंदरम का, और सुंदरम जी कार्यक्रम भी काफ़ी करते हैं और उसमें लोगों को सम्मानित भी करते हैं। आरजेएस फैमिली के लोग, पॉजिटिव मीडिया को भी सम्मान सुंदरम जी ने कराया था। और तो उनकी बिटिया जो है प्रियंका सुंदरम आरजेएस की बैठक में भी आई है, महिला दिवस में भी आई थी। इससे पहले जब अमित आजाद जी और यादवेंद्र सिंह संधू जी आए थे, 24 मार्च को प्रोग्राम हुआ था शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में दरियागंज में, तो उसमें भी वो आई थी। अपना गीत जो है, गंधर्व महाविद्यालय की छात्रा है वो, तो हम लोगों की शुभकामनाएं हैं उसके साथ। उसका जो गीत है उसने भेजा था, तो आरजेएस फैमिली तक उसको पहुंचाना, जो लोग आप भेज रहे हैं उसको हम साझा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। अलग से क्या बातें करना है, अपनी आरजेएस फैमिली है, बहुत बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं, तो उन बातों को हम लोग साझा करें, उन तक पहुंचाएं। जैसे प्रियंका सुंदरम का, आपके पास भी कोई कला है तो उसको आप यहाँ वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में तो आप साझा कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा काम है, 5 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन आपका जो है ये कंट्रीब्यूशन जो है वो देश याद रखेगा। और जिन लोगों ने कुछ लिखा है, अनिरुद्ध महतो जी जय हिंद, आप पहले भी जुड़ चुके हैं, वंदे मातरम सर, आपको भी वंदे मातरम। और रविंद्र प्रसाद जी के बारे में उन्होंने किसान की बात सरकार को जल्द से जल्द, जी हाँ, आरजेएस का भी यही स्टैंड है कि किसान की बात सरकार को जल्द से जल्द मान लेना चाहिए, उसके इतर जो है वो सरकार
संतुष्ट करके भेजे। मतलब हम लोगों का यही है कि किसान संतुष्ट रहें, वो दुखी न रहें। दुखी से अन्न उपजाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा किसान खुश होना चाहिए। और बहुत सारगर्भित बातें आ रही हैं। किसान की आमदनी जो है उसको एमएसपी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परचेजिंग पावर आखिर कैसे बनेगी। भारत की रीढ़, सरकार कहती है कि भारत की रीढ़ है हमारे किसान समृद्ध होना चाहिए, क्योंकि समृद्ध किसान समृद्ध भारत। अब इसके लिए एमएसपी बहुत जरूरी है और यह बात उठ गई है। और उसके साथ साथ जिस तरह से जो सैलरी सरकारी कर्मचारियों की जिस तरह से बढ़ी है, समाज का वो अंग जो है वो पीछे रह गया है। उसको अन्न उपजाने का जितना लागत लगता है उसको सरकार को देखना चाहिए। जिस तरह से सैलरी देती है जो है वो 6,000 जो साल भर मिला उससे संतुष्ट नहीं है। संयुक्त मोर्चा में इस बात को कही जा रही है कि वो तो कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा उनकी लागत जो है खर्च हो जाती है, मिलता कुछ नहीं है। तो इसलिए वो उनकी मांगें जो है किस तरह से सरकार लेगी और कैसे समृद्ध, सरकार भी चाहती है कि वो समृद्ध हों, लेकिन उसके तरीके क्या हो सकते हैं। अगर आप हमारे लिए कोई चीज़ लाते हैं, आप भोजन का ही ले लीजिए, अगर भोजन आप हमें हमारी पसंद का खिलाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हमें जो पसंद नहीं है वो चीज़ अगर आप देंगे तो वो खाने में न आप जिस मकसद से लाएंगे वो हमें तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बहुत सिंपल सी बात है ये, और इसमें कहीं कोई बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब सर्दी बढ़ गई है, 11 किसान शहीद हो गए हैं। इस पर आप बताइए कि मतलब इस तरह से हमारे किसान शहीद हो जाएं, उनकी आंकड़े बढ़ेंगे। सर्दी, आज देखिए दिल्ली में ठंड बढ़ चुकी है, कल से ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है बारिश भी हो सकती है। इन सर्दियों में जो बुजुर्ग किसान हैं और बड़े दमखम के साथ, बड़े जोश के साथ हैं, लेकिन मौसम तो आप जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकता है। हार्ट अटैक के खतरे बढ़ सकते हैं और अन्य बीमारियां हैं, ऊपर से कोरोना का भी खतरा है। ये इन सब चीज़ों को लेकर हमें संवेदनशील होना चाहिए, इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। 2 लाइन किसानों के लिए तो लिख देना चाहिए, आप चाहे जिस भी विचार रखते हों, लेकिन किसानों के लिए 2 शब्द तो हमें लिखने ही चाहिए। मैं आप लोगों से इत्तला करूंगा, अनुरोध करूंगा। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं कि रक्तदान शिविर, जो नरेश कौशिक जी ने रक्तदान शिविर लगाया था आज हरियाणा में, तो उस पर आपने कुछ लिखा है तो मैं साझा कर रहा हूँ। रक्तदान शिविर के आयोजन की वंदना कर रहे हैं। रक्तदान करने वाले की खून की पूर्ति जैविक प्रकृति करती है। बहुत अच्छा। रक्तदान को ग्रहण करने वाले की जीवन रक्षा अतिरिक्त लाभ है। भागवत आध्यात्मिक ऊर्जा स्वयं अनुग्रहित होती है। रक्तदान से बढ़कर कोई सामाजिक सेवा नहीं हो सकती। माँ भारती श्रेष्ठ सतगुणी प्रकृति। जी हाँ, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने अपने विचार व्यक्त किया है। वो चिकित्सक भी बताते हैं कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपके हार्ट अटैक का खतरा जो है वो कम हो जाता है। वो खून जो है आपका पतला हो जाता है और वो स्वस्थ रहने में लाभदायक होता है रक्तदान करने के लिए। और संजीव दत्ता जी लिखते हैं, जय हो सर, आपको सबको धन्यवाद। मैं उन लोगों का ही नाम ले रहा हूं जिन लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है, और कमेंट की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आपके विचार क्रांति होने चाहिए। विचार जब तक नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें अधूरी रहती हैं। तो समय तो निश्चित रूप से समापन की ओर है, बहुत ही कम समय है हम लोगों के पास, और समय कम है, और हम 5 सेकंड और रुकते हैं ताकि आपके कमेंट आ जाएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स का उपयोग करना फेसबुक लाइव के लिए ज़रूरी होता है, और उसके बाद मैं उस कमेंट्स को पढ़ सकूं। ऐसा मौका हमें भी दीजिए, क्योंकि फेसबुक लाइव का समापन जो है 8 बजे करना है, लगभग समय हो ही चुका है। और उसके बाद आपको आरजेएस का सकारात्मक सॉन्ग सुनाएंगे, और फिर इंतज़ार कीजिए 20 दिसंबर शाम 7 बजे फिर उपस्थित होंगे, आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। आप लोग आरजेएस के ग्रुप में, या हमारा नंबर भी यहाँ फेसबुक में दिया हुआ है, आप वहाँ पर अपनी वीडियो, अपने विचार, अपना ऑडियो या किसी से कोई बातचीत
2.5 मिनट तक, 1.5 मिनट से 2.5 मिनट तक आप भेज सकते हैं। उन विचारों को यहाँ फेसबुक लाइव में 20 दिसंबर को सायं 7 बजे से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगला महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगले 2-3 महीने आपको 1 जनवरी से लेकर अंग्रेजी नववर्ष और हिंदी नववर्ष, भारतीय नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष और भारतीय नववर्ष के बीच में सकारात्मक भारत महाआंदोलन चलाया जाएगा। और देखना यह है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, नकारात्मकता में कितना दम है, उसको चैलेंज किया जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपने ग्रुप में स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपने ग्रुप को मजबूत कीजिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से सकारात्मक बातें आज के समय में होती हैं। तो इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है। और अब समाप्त करते हैं। ये आपको आरजेएस का सकारात्मक सॉन्ग है, इसके साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराने से खून बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। और 20 जनवरी को आप जुड़िएगा, 20 दिसंबर को। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो जिस तरह से आपने देखा, सरकार को जगाने का भी मंत्र है ये, और इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। 20 दिसंबर सायं 7 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। अपने विचारों के साथ आप उपस्थित होइए। आरजेएस के ग्रुप में अपने वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए, लोगों से कोई बातचीत है भेजिए। जय हिंद, जय भारत।